देखो लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने सीखा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस, क्या होता है। ठीक है भाई। अब रेजोनेंस की अगर हम बात करें तो रेजोनेंस पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इनको कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, कितने बनेंगे। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये मेंस में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है। दूसरे टाइप का कोई क्वेश्चन जो बनता है रेजोनेंस से लेकर के, तो रेजोनेंस हमें हेल्प करता है कंपाउंड के अंदर एक नेचर चेक करना, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें आप लोगों को मिलेगा कि इनमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, या नॉन एरोमेटिक है, या फिर एंटी एरोमेटिक है। ठीक है भाई, इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं। और रेजोनेंस हमको जो हेल्प करता है बेटा, वो हमें रेजोनेंस हेल्प करता है किसमें, बॉन्ड लेंथ के कंपैरिजन में भी रेजोनेंस हमें हेल्प करेगा। ठीक है भाई। और रेजोनेंस की बात करें तो एक क्वेश्चन केवल मैथ्स वाले बच्चों को मैं बोलूंगा कि जब मैं पढ़ाऊं तो केवल मैथ्स वाले बच्चे ही उसके नोट्स बनाना, दैट इज रेजोनेंस एनर्जी के नाम से एक मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो रेजोनेंस एनर्जी जो है वो केवल जेई वाले बच्चों के लिए है, नीट वाले बच्चे रेजोनेंस एनर्जी बस खाली बेसिक मतलब समझ लेना आप लोग, बट उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है भाई। ये तो बात हो गई कि भाई रेजोनेंस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। पर अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेजोनेंस का मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग क्या है। कि भाई रेजोनेंस का मतलब मैंने बताया था कि अगर किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का आपने एक लुईस स्ट्रक्चर बना रखा है और उस स्ट्रक्चर से आप उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो आपने उसकी कुछ और हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बना लिए, और जब आपने उन स्ट्रक्चर्स को बनाया तो बेटा वो अदर स्ट्रक्चर उसकी और प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर पा रहे थे। तो आपने ये जो फिनोमेना किया है दैट इज अ रेजोनेंस, और वो सारे स्ट्रक्चर्स आपस में, मतलब किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के, नॉट इन बिटवीन, वो किसी मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे या हमारे पास कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स थे। ठीक है भाई, ध्यान से समझो। देखो आज की क्लास में पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है भाई, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अच्छा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए बात समझना कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोग बना रहे हैं दीज आर द इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है भाई, वो इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसी जगह से जब हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात चलने लगती है कि भाई डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है भाई, तो आपके दिमाग में ये बात सेट होना चाहिए कि जब हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं वो सब इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हैं, रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ऐसा रियलिटी में नहीं हो रहा होगा। अगर हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स को जंप भी करा रहे होंगे तो जंपिंग क्या है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट चल रहा है, रियलिटी में जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है भाई। अगर हम बात करें कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप बना रहे हो तो इसमें सबसे पहले तो बेटा हमारे पास इसके एक वैलिडिटी रूल होता है। वैलिडिटी रूल का मतलब क्या है कि भाई जो भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हो तो वो स्ट्रक्चर वैलिड होना चाहिए। ठीक है भाई, वैलिडिटी कंडीशन या वैलिडिटी रूल। वैलिडिटी का मतलब क्या है, इसमें कुछ छोटे छोटे से पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट है बेटा हमारे पास कि जो भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हो उसमें बेटा हमारे पास वैलेंसी ऑफ द एटम, वैलेंसी ऑफ द एटम हमारे पास ऐसा ना हो कि वैलेंसी हमारे पास क्या कर दे बेटा, वैलेंसी हमारे पास इस तरह से चेंज मत कर देना जो हमारे पास एप्लीकेबल ना होती हो। ठीक है भाई, जैसे कहीं पर आपने कार्बन के 5 बॉन्ड बना दिए विच इज नॉट पॉसिबल, नाइट्रोजन के आपने 5 बॉन्ड बना दिए, ऑक्सीजन के 4 बॉन्ड बना दिए विच इज नॉट पॉसिबल। तो मतलब यहां पर जो वैलेंसी हमारे पास अगर आप चेंज कर रहे हो तो ये चेंज करते टाइम जो हमारे पास एप्लीकेबल वैलेंसी है वही हमारे पास आपको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं करना कि आप वैलेंसी ही चेंज कर दो। मतलब जैसे अगर आपने कहीं पर कार्बन के ऐसे 5 बॉन्ड दिखा दिए, जैसे कल वाली क्लास में एक मुझसे मिस्टेक हुई थी कि मैंने ये CH डबल बॉन्ड CH2 लिख दिया था और ये जो मैं लिख रहा था तो यहां पर एक H एक्स्ट्रा लिख दिया था। तो 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है कार्बन के। ठीक है भाई, देखिए यहां पर तो ये अपने पास इस स्ट्रक्चर में 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, या नाइट्रोजन के हम लोग ऐसे 5 बॉन्ड बनाने की सोच ले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ये स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा। तो जब हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे होंगे तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि वैलेंसी लिमिट से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, जितना रियलिटी में पॉसिबल होता है उतना ही होना चाहिए। दूसरी बात बेटा जो हमें याद रखना, देखो क्या दूसरी बात हमें ये याद रखना है कि भाई जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स,
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये सभी स्ट्रक्चर्स में इक्वल होना चाहिए। ये हमारे पास बेटा ये इक्वल निकलना चाहिए, ऐसा ना हो कि किसी स्ट्रक्चर में हमारे पास इनके इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी चेंज हो जाए। जैसे देखो समझना, जैसे अपने पास ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है भाई, ब्यूटा 1,3 डाइइन, बात समझना। तो अब इस ब्यूटा 1,3 डाइइन का आपने कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की सोची, और जब आप इसके स्ट्रक्चर बना रहे थे तो आपने अलग अलग तरह से स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की। किसी बच्चे ने एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना दिया, किसी ने सोचा कि हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यहां पर प्लस यहां पर माइनस, ये एक स्ट्रक्चर किसी ने बनाने की कोशिश की। या बेटा इसका एक और स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की, किसी ने इस तरह से स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है भाई, यहां पर फ्री रेडिकल, यहां पर ये, यहां पर फ्री रेडिकल, तो इस तरह से स्ट्रक्चर सोचा। तो ये जो स्ट्रक्चर इसके बनाए गए हैं, तो इनमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ओरिजिनल हमारे पास स्ट्रक्चर दिया था, इसमें मैं आपसे पूछूं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कैलकुलेट कर लोगे आप लोग? अरे बोलो क्या इस स्ट्रक्चर में पेयर्ड और अनपेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इसमें एक भी नहीं है। अरे कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है नहीं, यानी यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 0 है। अच्छा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप बॉन्ड से काउंट कर लोगे, समझ रहे हो, 20-22 के आसपास इसके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। और इसमें भी बेटा हमारे पास देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। और जब आप इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो भी इक्वल आएंगे पहले वाले के जितने, पर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2। अरे बात समझ रहे हो, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, एक फ्री रेडिकल वाला ये, एक फ्री रेडिकल वाला ये, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सभी मॉलिक्यूल्स में इक्वल रहना चाहिए। ऐसा नहीं स्ट्रक्चर बने कि किसी स्ट्रक्चर के अंदर पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी डिफरेंशिएट कर जाए। अरे बात समझे, देखो पहली कंडीशन क्या है, एटम की वैलेंसी चेंज नहीं करना है, जितनी वैलेंसी एटम की होती है उतना ही रखना है, उससे ज्यादा लिमिट से ज्यादा एक्सीड नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर है वो सारे मॉलिक्यूल्स में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर किसी में भी अनइक्वल हो गए तो वो स्ट्रक्चर वैलिड स्ट्रक्चर नहीं है। एक और बात ध्यान से सुनो, एक तीसरा पॉइंट हमारे पास ये कहा जाता है कि जो पोजीशन ऑफ एटम है, पोजीशन ऑफ एटम ये डिसलोकेट नहीं होना चाहिए। पोजीशन ऑफ एटम जो है बेटा ये हमारे पास चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, नॉट चेंज। अगर आपने चेंज कर दिया, अगर आपने पोजीशन ऑफ एटम ही बदल दिया, ध्यान से समझना, जैसे इस मॉलिक्यूल के अंदर देखो, जैसे अपने पास ये कोई स्ट्रक्चर था, ठीक है, और यहां पर अपने पास ऐसे कुछ CH3 लिखा था, आपने सोचा कि मैं इसका एक स्ट्रक्चर बना दूं कुछ ऐसा, ये आपने यहां पर ऑक्सीजन के साथ क्या लिख दिया H, और यहां पे क्या लिख दिया CH2, इधर क्या कर दिया डबल बॉन्ड। तो यहां नंबर ऑफ एटम्स बॉन्ड तो सेम है, बट यहां पर आपने क्या कर दिया, इस H की पोजीशन बदल दी, आपने इस H को उठा के इधर दे मारा, तो ये हमारे पास कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। बात समझ में आई, दिस इज नॉट द वैलिड स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि आपने एक एटम की पोजीशन बदल दी। तो हम लोग छोटी छोटी क्या बातें याद रखेंगे, पहला वैलेंसी रूल, वैलेंसी कभी चेंज होना, मतलब चेंज का मतलब लिमिट से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। मतलब अगर किसी कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 3 हो गए कोई दिक्कत नहीं, 3 से 4 हो गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर 4 से 5 बॉन्ड हो गए तो फिर अपन क्या बोलेंगे कि हमारे पास वैलेंसी एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा पॉइंट अपने पास क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एंड द लास्ट वन हमारे पास थर्ड पॉइंट इज दैट इज पोजीशन ऑफ एटम मस्ट बी फिक्स्ड, वो चेंज होना नहीं चाहिए। बात क्लियर? अच्छा एक इंपॉर्टेंट नोट देखिए, क्या इंपॉर्टेंट नोट ये है कि अगर प्लस और माइनस एडजेसेंट स्टेट में आ जाए, एडजेसेंट स्टेट में, ठीक है भाई, तो फिर एडजेसेंट स्टेट में अगर आ जाए, ठीक है भाई, तो उस स्ट्रक्चर को वैलिड स्ट्रक्चर मानेंगे। उस स्ट्रक्चर को क्या मानेंगे बेटा, वैलिड। ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं, बट काउंटिंग में उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। मतलब हम लोग उसको, जैसे मान लीजिए आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, तो जब आपने स्ट्रक्चर बनाए तो बेटा अगर प्लस और माइनस कहीं एडजेसेंट स्टेट पर आ जाएगा तब बेटा हम लोग उस स्ट्रक्चर को वैलिड तो मानेंगे। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया कि भाई इन 4 में से कौन सा स्ट्रक्चर वैलिड स्ट्रक्चर है, तो प्लस माइनस वाला वैलिड स्ट्रक्चर होता है जहां पर एडजेसेंट प्लस माइनस लिखे। बात समझे? बट अगर काउंटिंग की बात होगी तो काउंटिंग में उस स्ट्रक्चर को काउंटिंग में लेना नहीं है। जैसे देखो
क्या एक इसमें इस स्ट्रक्चर में, जैसे ये अपने पास डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, मैं क्या करूं कि भाई यहां से इलेक्ट्रॉन बेटा निकाल के इस तरफ दे दूं, बात समझे? तो बेटा इस पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस, इस पे क्या आ जाएगा? माइनस। अरे क्लियर? और यहां से इलेक्ट्रॉन इधर इस तरफ दे दूं तो हमारे पास क्या होगा? कुछ ऐसी स्टेट डेवलप हो जाएगी कि भाई साहब यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पहले वाले पे यहां पर आ जाएगा प्लस, यहां क्या आ जाएगा? और यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस, इधर क्या आ जाएगा? प्लस। तो इस स्ट्रक्चर में जो हमें एडजेसेंट प्लस माइनस दिखाई दे रहे हैं, विच इज नॉट हमारे पास काउंटेबल, इसको हम लोग काउंटिंग में यूज करने वाले, ये वैलिडिटी रूल्स हैं। क्या? कि जब हमें बनाना होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो इन पॉइंट्स को हमें दिमाग में रखना है। क्या? वैलेंसी शुड नॉट बी चेंज, नंबर ऑफ पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी नहीं बदलना चाहिए, या फिर बेटा क्या चेंज नहीं होना चाहिए? एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए, समझे? पर इसमें एक पॉइंट है कि प्लस माइनस एडजेसेंट स्टेट पर है, तब उस स्ट्रक्चर को वैलिड स्ट्रक्चर तो काउंट किया जा सकता है, बट वो स्ट्रक्चर में हम लोग उसको काउंटिंग में नहीं लेंगे कि ये एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। समझ गए? अरे बोलो। अब देखो समझते हैं कि भाई क्या ऐसी कंडीशंस है जिनके बेसिस पर आप कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर सोचोगे। देखो, कंडीशन फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, क्या क्या ऐसी कंडीशंस है जिनके बेसिस पर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए, तो वी हैव 6 कंडीशंस, दैट इज फर्स्ट इज कहीं पर आपको पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, कहीं पर वैकेंट ऑर्बिटल मिल जाएगा, तो हमारे पास वहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाने की सोचेंगे। कंडीशन नंबर 2 दैट इज पाई सिंगल लोन पेयर। कंडीशन नंबर 3 दैट इज पाई सिंगल फ्री रेडिकल, दिस इज पाई सिंगल फ्री रेडिकल। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज पी पाई, एंड द लास्ट वन, second last one, that is p pi d pi, and the last one is pi single pi। ठीक है भाई। अच्छा, रियलिटी में ये इनमें से अगर हम बात करें तो रियलिटी में अपने पास 2 ही होता है, पाई सिंगल पाई, और ये सब एक ही स्टेट के हैं। ये सारे जो 5 है ना, 1 से 5, ये हमारे पास है पाई सिंगल पी ऑर्बिटल। ठीक है, इसमें से ये 4, सॉरी, पी पाई डी पाई एक स्पेशल कंडीशन है, तो 4 जो है वो हमारे पास किसमें है? पाई सिंगल और पी ऑर्बिटल में। अब ये पूरे देखो, अभी तक जो अभी मैंने बताया आज की क्लास में, आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। मतलब कल तक तो समझ में आ रहा था कि क्या मीनिंग है, और आज जैसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात स्टार्ट हुई तो स्टार्टिंग की ये 10 मिनट में पता नहीं क्या बोल गए। ठीक है, अब देखो, अब 11वें मिनट से आपको एक एक बात समझ में आने लगेगी। जिन लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था, मतलब भले उसको ये समझ में नहीं आया हो, पर मैंने ऐसा बोला था कि जब स्ट्रक्चर बना रहे होंगे तो 2-3 पॉइंट दिमाग में रखेंगे, जैसे वैलेंसी नहीं बदलेंगे, नंबर ऑफ पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी नहीं बदलेंगे, या फिर हम लोग पोजीशन ऑफ एटम नहीं बदलेंगे, और जब हम लोग कहीं पर भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे होंगे तो इन 6 कंडीशन, अगर कहीं पर भी इन 6 में से कोई भी एक फोटो मिल गई, तब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। दैट इज पाई सिंगल वैकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल फ्री रेडिकल, पी पाई डी पाई, पाई सिंगल पाई, ये 6 कंडीशंस। अब इन 6 कंडीशन आप समझते हैं कि जो इतनी अभी तक हम लोगों ने गाथा गाई है, ये इसका मीनिंग क्या था। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनो। देखो, अब आप लोगों को एक एक बात समझ में आ जाएगी। पेशेंस रखने के लिए धन्यवाद। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला केस। देखिए, दैट इज पाई सिंगल वैकेंट, पाई सिंगल वैकेंट। ध्यान से समझो। देखो, अगर किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर हमें ऐसी फोटो दिखाई दे जाए जहां पर पाई बॉन्ड हो, उसके जस्ट एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड हो, और उसके जस्ट एडजेसेंट कोई ऐसा एटम हो जो कि वैकेंट ऑर्बिटल कंटेन कर रहा हो। क्या बोला? कहीं पर भी क्या फोटो मिले जहां पर क्या हो बेटा? पाई बॉन्ड, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल होगा, तब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की सोचेंगे। जैसे देखिए, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 ध्यान से देख लो। ये कहता है कि भाई CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 पॉजिटिव। क्या मुझे बताओ, आप लोगों को इस स्ट्रक्चर में क्या पाई बॉन्ड नजर आ रहा है? अरे डबल बॉन्ड हैविंग 1 पाई बॉन्ड। क्या उसके जस्ट बाद जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है? क्या इससे जुड़ने वाला जो एटम है वो वैकेंट ऑर्बिटल कंटेन कर रहा है? एक बॉन्ड कम होकर पॉजिटिव चार्ज आना मतलब ये वैकेंट है।
अच्छा, आपको समझाने के लिए मैं यहां पर ये चीज यूज कर रहा हूं, देखो ना, समझना। मैं कह रहा हूं कि ये जो कार्बन है इसके पास कितने हाइड्रोजन है बेटा? 2। और इससे जस्ट नेक्स्ट एक कार्बन कनेक्टेड है जिसके पास क्या है? 1 हाइड्रोजन। और इस कार्बन से ऑलरेडी एक कार्बन कनेक्टेड है जिसके पास कितने हाइड्रोजन है बेटा? 2। क्या यही स्टेट है? अरे बोलो, ध्यान से समझना पूरी बात को। देखो बेटा, क्या इसमें आप लोगों को यह बात समझ में आ रही है कि यहां पर एक p ऑर्बिटल, यहां पर एक p ऑर्बिटल आपस में कौन सा बॉन्ड बना रहा है? पाई बॉन्ड। और ये वाला जो हमारे पास p ऑर्बिटल है, क्या ये वैकेंट स्टेट में है? देखो, समझो पूरी बात को कि हो क्या रहा है। देखिए, इसको अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा छोटा करते हैं। क्या नहीं हो रहा? तो ठीक है, इसका एक कॉपी पेस्ट इधर ले आते हैं समझने के लिए। देखिए, समझिए। अरे हाँ जी, पूरी बात समझेंगे कि क्या हो रहा था। अब आप लोगों को एक एक पिक्चर समझ में आ जाएगी, जो भी मैंने कहा था अब समझ में आ जाएगा। देखिए इसको, और अब ठीक है, इस मॉलिक्यूल को और छोटा सा कर। देखिए, चलिए, देखिए, ये जो मैंने फोटोज अभी बनाई है ना, ये केवल आपको समझाने के लिए है, ठीक है। ये जब आप लोग कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे होगे तो जो मैं ये बना रहा हूँ ना ऑर्बिटल डायग्राम, इसको नहीं बनाना है, हमें सीधे सीधे कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस करना है। बट क्योंकि अभी आप 11th क्लास में बिल्कुल इनिशियल फेज पर हो, तो समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, जिस वजह से हमारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट सेट हो जाता, दैट इज डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, समझो। क्या इन दो एटम्स के बीच में, यहां पर क्या ये बॉन्ड बना हुआ है? अरे बोलो, पहले दो कार्बन के बीच में क्या बना हुआ है? एक डबल बॉन्ड। क्या ये वैकेंट ऑर्बिटल है, पूरी तरह खाली, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है? सोचो, देखिए, क्या इसमें एक पॉसिबिलिटी ये थी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहां से यहां शिफ्ट कर दूं, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां क्या कर दूं, क्या जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचा तो मुझको बताओ, क्या ये न्यूट्रल हो जाएगा? इस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? और इस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एज इट इज रहेगा? अरे बोलो, ये बात समझ में आई? और अगर मैं यहां से, ध्यान से देखना, इसी केस में अगर मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फेंक दूं तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये दोनों न्यूट्रल है, क्या ये आपस में बॉन्ड बना सकते हैं? अरे बोलो, तो क्या हमने ऑब्जर्व किया फ्रॉम द फोटो नंबर 1? बोलो बेटा, फ्रॉम द फोटो नंबर 1 आपको क्या महसूस हुआ इससे? इसमें हमने देखा कि दिस इज द पिक्चर जहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव था। अरे बोलो भाई, और इस वाली फोटो में हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि यहां पर जो CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है और इस पे कौन सा चार्ज आ गया? अरे बोलो, मतलब अगर इन दोनों स्ट्रक्चर्स को पास पास लिखा जाए, इस स्ट्रक्चर को इधर लेके आए, इस स्ट्रक्चर को इधर लेके आए, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? कॉन्जुगेटिंग, मतलब ये किसी मॉलिक्यूल के क्या कहलाएंगे? कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। और यहां हुआ क्या कि भाई साहब, इसका जो इलेक्ट्रॉन था, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन जो है बेटा इसको प्रोवाइड किया, और इस वाले से जो इलेक्ट्रॉन थे बेटा वो इस कार्बन के पास आए, जिस वजह से इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और इन दोनों के बीच में क्या बन गया? डबल बॉन्ड। अब आप लोगों को 30-40% बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से पाई सिंगल वैकेंट में हमें सोचना है कि वहां पर कॉन्जुगेशन कैसे कराना है। अरे समझे? पर क्या ये जो मैंने जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कराया ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है? नहीं, ये तो बस हम लोग अपना इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए ऑन बोर्ड या ऑन पेपर बस इलेक्ट्रॉन को ऐसे जंप करते हुए दिखाते हैं। समझे? अरे बोलो, क्या ये बात क्लियर है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब देखो, आपको क्या बात समझ में आई? आपको बात समझ में आई कि अगर कहीं पर पाई बॉन्ड है और किसी एटम पे क्या है बेटा? वैकेंट, तो क्या उसका एक स्ट्रक्चर ऐसा बन सकता है कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाए बेटा? डबल बॉन्ड। अरे बोलो, क्या हमें ये फोटो दिमाग में सेट हुई? क्या अगर पाई सिंगल वैकेंट होगा तो वैकेंट पहले एटम पे पहुंच जाएगा और बाकी आगे नेक्स्ट वाले दो एटम्स के बीच में बॉन्ड पहुंच जाएगा? अरे क्लियर है? समझे बात? अच्छा, ये ऑलरेडी इसमें पॉजिटिव था। देखो, मैं आपके लिए थोड़ा सा टफ एग्जांपल लेता हूं, समझना, कोशिश करना समझने की। दैट इज नंबर 2, CH2
डबल बॉन्ड CH और यहां पर BH2। बोरॉन नाम सुना है आपने? अरे बोलो, एक बात बताओ, क्या इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, क्या इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा कि फर्स्ट वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है बेटा? 2। और बेटा इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 1। इससे कौन जुड़ा हुआ है? और बोरॉन के पास कितने H है? क्लियर है ये? अब देखिए, क्या इसमें आपको ये बात समझ आ रही है कि इस वाले दोनों ऑर्बिटल के पास, इस वाले दोनों ऑर्बिटल के पास बेटा ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं बेटा? पाई बॉन्ड। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं? पाई बॉन्ड। अरे समझ गए ना आप लोग? जबकि इस बोरॉन के पास जो हमारे पास ऑर्बिटल है वो कैसा है? खाली। अरे बोलो, बोरॉन किस स्टेट में है? हाइपर या हाइपो? अरे बोलो, दिस इज हाइपोवैलेंट। अरे भाई, हाइपर हाइपो पढ़ाए गए थे क्या? बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं, इसके पास क्या है? एक वैकेंट ऑर्बिटल है। तो देखो, समझो यहां पर इस बात को कि भाई अगर मैं इसमें सोच रहा होगा कि भाई इसमें किस तरह से स्ट्रक्चर बन सकता है, देखिए क्या इसमें भी वही सेम पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां जंप करेगा? इधर। और जैसे ही करेगा, क्या बेटा यहां पर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आया, इस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रॉन उठा करके अगर इधर फेंक दे तो क्या बेटा हमारे पास ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। और इस पे बेटा हमारे पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। यहां पे कौन सा चार्ज आ गया? समझ गए क्या? अरे बोलो, मतलब फोटो नंबर 1 में, फोटो नंबर 1 में क्या था? फोटो नंबर 1 ऐसा था, CH H, इधर पे क्या था? डबल बॉन्ड, फिर क्या था बेटा? H, और यहां पे क्या था? BH, और ये H। क्लियर है? अरे बोलो, ये फोटो नंबर 1 है। लास्ट फोटो क्या कह रही है बोलो? लास्ट फोटो बोल रही है कि कार्बन के पास इस तरह से हाइड्रोजन है, यहां पर बेटा कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, यहां बोरॉन है, यहां पे क्या है बेटा? H। ठीक है भाई, और यहां पर क्या है? H। बात समझो, क्या ये दोनों आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे? और जैसे ये बॉन्ड बनाएंगे तो बेटा यहां पर ये बॉन्ड आ गया, इस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। और देखो यहां पर अभी कोई चार्ज अवेलेबल, और अगर मैं इन दोनों को आसपास एक साथ लिख लूं तो ये हमारे पास किसी मॉलिक्यूल के क्या कहलाएंगे? कॉन्जुगेटिंग। समझ में आया? अरे बोलो भाई, ये दोनों हमारे पास किसी मॉलिक्यूल के कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और इनको हम लोग डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं। अब आया? अरे बोलो, मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब कहीं स्टेट ऐसी होगी A डबल बॉन्ड B, और ये हमारे पास ये कोई वैकेंट वाला है, कैसा वाला है बेटा? और ये न्यूट्रल स्टेट में था। किस स्टेट में था? तो जब हमारे पास मॉलिक्यूल हमारे पास इस तरीके से बनेगा तो इनके बीच में कौन सा आ जाएगा बेटा? एक बॉन्ड। यहां क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इधर क्या आ जाएगा? ये 2 फोटो हो गई, बस इतनी ही थी। पहली कंडीशन की इतनी ही फोटो थी। समझ में आया? अरे बोलो, इसी का एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी इनिशियल फेज पे है तो हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अपने पास ऐसे बना हुआ है, देखिए इस स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कुछ ऐसे, CH2, इस पे पॉजिटिव, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। चलिए देखिए, इसका मुझे सोचना है कि व्हाट विल बी द कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन। ध्यान से समझना। क्या इसमें आप लोगों को एक फोटो नजर आ रही है? दैट इज पाई सिंगल वैकेंट। अरे बोलो, क्या ये, अच्छा एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन दिस मॉलिक्यूल कितने हैं? अरे बोलो कितने हैं? 5। क्या मैं इसको आपको समझाने के लिए ऐसे बना सकता हूं? इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। क्या ये यही है? अरे बोलो भाई, क्या आपको बात समझ में आ रही है? और जब मैं इसके कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में सोचूंगा, मुझे यहां पर एक कंडीशन दिखाई दे रही है, दैट इज पाई सिंगल वैकेंट। क्या आप लोगों को फोटो नजर आई? और जब भी पाई सिंगल वैकेंट होगा तो क्या होगा बेटा? यहां से इलेक्ट्रॉन बेटा ये शिफ्ट करेगा, यहां से इस पे शिफ्ट करेगा, एक फोटो बनाएंगे। बताओ क्या बनेगा? बोलो, ये बनेगा हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? अरे बोलो, क्या इसमें फर्दर कॉन्जुगेशन है? क्या ये फिर से दिखाई दे रहा है पाई सिंगल वैकेंट?
और जैसे ये दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसमें भी कॉन्जुगेशन करा दूं तो बेटा ये यहां से इसके इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा के फाइनली क्या स्ट्रक्चर बनेगा, एक और बोलो, ये बनेगा हमारे पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 एंड द यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, आया समझ में? अरे बोलो, थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ा। अरे बताओ भाई, क्या हमें कंडीशन देखना है, पहली कंडीशन पाई सिंगल वैकेंट, ये दिमाग में बात सेट करना है, पाई सिंगल, और जब भी पाई सिंगल वैकेंट होगा तो हमें चेक करते चलना है, आगे बढ़ते चलना है, और इस तरीके से हमें कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। अरे समझे? जैसे देखिए, और सबसे टफ क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन, फोर्थ वाला, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, इस पे क्या है, CH2 पॉजिटिव। अरे बोलो भाई, क्या इस स्ट्रक्चर में मुझे यहां पर नजर आ रहा है बेटा पाई सिंगल वैकेंट, बोलो। इस तरीके से अगर मैं बनाऊं तो यहां पे क्या है, CH2 पॉजिटिव, यहां पे क्या है बेटा डबल बॉन्ड, इधर क्या है डबल बॉन्ड, इधर क्या है डबल बॉन्ड। बताओ भाई क्लास, क्या हमें दिखाई दे रहा है, पाई सिंगल वैकेंट, और जैसी बेटा ये हमें दिखाई दिया तो क्या इसका एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और जैसी बेटा यहां इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इस कार्बन से बेटा आगे फर्दर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और क्या स्ट्रक्चर बनेगा, बोलो। इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा जिसमें कुछ इस तरह से ये जो CH2 था, ठीक है भाई, इसके दो चार स्ट्रक्चर बना ले रहे ताकि हमें, अरे इधर ही रहो, चलो हाँ जी, चलिए अब बनाते फिरेंगे अपन। देखो क्या बेटा, यहां पे जो डबल बॉन्ड था वो एज इट इज है, ये डबल बॉन्ड एज इट इज है, इस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, बोलो, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज, इधर क्या आ जाएगा, बात क्लियर है? क्या इसमें आगे हमें फर्दर दिखाई दे रहा है, क्या ये हमारे पास पाई सिंगल वैकेंट फिर से दिख गया, और जैसे दिखा, अगर मैं इसमें कॉन्जुगेशन कराने की कोशिश करूं तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन इस पे, और इस कार्बन से इस पे इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, अब ये वाला डबल बॉन्ड कहां चला जाएगा, इधर, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। चलिए क्या आप लोगों को यहां पर इसमें और कंडीशन दिखाई दे रही है, अरे बोलो, दिस इज पाई सिंगल अगेन वेकेंट, तो क्या इस केस में हम लोग फिर से इलेक्ट्रॉन्स यहां से, इस एटम से इलेक्ट्रॉन इसको दे और इस एटम से इलेक्ट्रॉन इसको दे, तो इनके बीच में बेटा ये वाला बॉन्ड है वहां शिफ्ट हो जाएगा, अरे बोलो, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, क्या ये फर्दर फर्दर हमें दिखाई दे रहा है बेटा, क्या यहां पर हमारे पास जो डबल बॉन्ड है, मतलब ये हमारे पास पाई है, फिर सिंगल है, फिर क्या है बेटा वैकेंट ऑर्बिटल, और अगर मैं इस वाले एटम से, इस एटम से इलेक्ट्रॉन को इधर फेंकूं और इससे इस एटम से इलेक्ट्रॉन को इधर फेंकूं, तो हमारे पास कहां कहां बॉन्ड आएगा, देखो ये बॉन्ड पहले से था, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, और इधर पे क्या आ जाएगा, अब फर्दर नहीं है, बचा ही नहीं। अरे समझे, ये सब इसके कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अरे आई बात समझ में, अरे बोलो, इससे टफ नहीं हो सकता है, बात समझ में आई, क्लियर है? क्या कि हमारे पास कंडीशन नंबर 1 क्या है, बोलो बेटा, पाई सिंगल, और वैकेंट हमारे पास दो तरीके से हो सकता है, एक बॉन्ड कम होकर पॉजिटिव चार्ज दिया हो, या फिर बेटा हमारे पास क्या हो, एक न्यूट्रल एटम हो जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। अरे बोलो, दो ही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है जनरली हमारे पास। कंडीशन नंबर 1, क्या मैंने पाई सिंगल पॉजिटिव चार्ज बोला है अपने स्टेटमेंट में? बिल्कुल नहीं, मैंने क्या कहा है, पाई सिंगल वैकेंट। अगर वैकेंट ऑर्बिटल होगा तभी हमारे पास कॉन्जुगेशन में आगे बढ़ाना। अगर जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल लिखा हो तो चालू मत हो जाना इसमें। देखो देखिए एग्जांपल नंबर 5, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर NH3 पॉजिटिव। क्या बेटा इसमें नाइट्रोजन के बाद वैकेंट ऑर्बिटल है? ये वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि बॉन्ड बढ़ के पॉजिटिव आया, बॉन्ड कम होके पॉजिटिव। और अगर बॉन्ड कम होके पॉजिटिव नहीं आ रहा मतलब ये वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, मतलब यहां पर कोई स्ट्रक्चर बनने वाला। अरे बात समझ में आई क्या? अरे बोलो भाई, मतलब मैंने पॉजिटिव वाला स्टेटमेंट नहीं दिया, मैंने कहा है पाई सिंगल। अगर पाई सिंगल वैकेंट होगा तभी कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में सोचना है, अदरवाइज सोचना पॉजिटिव चार्ज दिमाग में सेट नहीं करना। पाई सिंगल वैकेंट, पहली कंडीशन क्या है, पाई सिंगल। पहली कंडीशन दिमाग में सब बच्चे सेट कर लें, पाई सिंगल। और अगर पाई सिंगल वैकेंट होगा तो जहां पाई है जिस एटम के पास, पहले एटम पे बनेगा पॉजिटिव और बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। समझ गए? जब तक मिलता जाएगा तब तक आगे बढ़ाते रहो। क्लियर है? तो क्या इसी तरीके से कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या थी बोलो? कंडीशन नंबर 2 पाई सिंगल, और उसके बाद क्या लिखा हो, तो वहां पर भी क्या बनाएंगे हम लोग, कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। समझे?
अरे बोलो, पहली कंडीशन थी पाई सिंगल वैकेंट, दिमाग में पॉइंट सेट करो, पाई सिंगल। दूसरी कंडीशन है पाई सिंगल। देखो बेटा, जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके दिमाग में सेट होने लगेगा। कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स की टोटल 6 कंडीशंस हैं, पाई सिंगल वैकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल फ्री रेडिकल, पी पाई डी पाई, पाई सिंगल पाई। ये सब दिमाग में सेट हो जाएगा, बस आप लोगों को साथ साथ में प्रैक्टिस भी करना है, समझे। जैसे इसमें मैंने एक सीपीपी नंबर 5 दी हुई है, सीपीपी नंबर 5 में आप लोगों को भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे, किस पर? कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स पे। सीपीपी नंबर 5, सीपीपी नंबर 6 पूरी डेडिकेटेड है, ड्रॉ द टोटल नंबर ऑफ कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। समझ आ रही बात? उसमें बस हमें क्या ढूंढना है, पहले देखना है कहीं पाई सिंगल वैकेंट दिया है, नहीं दिया तो पाई सिंगल लोन पेयर। अब पाई सिंगल लोन पेयर कैसे देखेंगे, देखिए इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, बात समझो। दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पे क्या है बेटा, CH2 नेगेटिव। मुझे बताओ, एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव आ गया ना? अरे बोलो भाई, क्या यहां पर ये पाई बॉन्ड है, उसके जस्ट बाद सिंगल है, उसके बाद लोन पेयर है, तो क्या हमारे पास कंडीशन नंबर 2 फुलफिल हो रही है? पाई बॉन्ड, नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड, नेक्स्ट जस्ट एटम पे क्या है, लोन पेयर। नहीं समझ में आ रहा? क्या सब बच्चों को कंडीशन देखना समझ में आई इसमें? क्या ये पाई सिंगल लोन पेयर वाली सिचुएशन है? और अगर मैं आपको समझाने के लिए, केवल आपको समझाने के लिए ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करूं, तो बात समझना बेटा, ऑर्बिटल डायग्राम हम लोग कभी पेपर में ड्रॉ नहीं करते हैं। हम लोग हमेशा बेटा कैसे चलते हैं, हम लोग हमेशा डायरेक्टली कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं थ्रू द एरो, एरो से घुमा करके दिखा देते कि इलेक्ट्रॉन ऐसे गया होगा। समझ रहे हो? ये जो स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं, ये स्ट्रक्चर केवल आपके समझने के लिए है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन यहां से वहां हो रहे हैं। देखो देखो भाई, समझो इन स्ट्रक्चर्स को, 2-3 फोटो ले लेते हैं हम लोग। हाँ जी, चलिए इन 2-3 फोटोज में बताओ बेटा, क्या इन दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये दोनों क्या बना रखे हैं, एक? क्या यहां पर बेटा हमारे पास ये जो एक लोन पेयर है? अरे बोलो भाई, इधर पे क्या है, ये इस पे लोन पेयर, मतलब कौन सा चार्ज है? अब आप सोचो, जब इधर पॉजिटिव था, वैकेंट था, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप किया, एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है? एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है? यहां इसके पास कितने हैं? अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो क्या रिपल्शन मिलेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर आने वाला। तो आप एक बात सोचो, अगर मैं यहां से इस इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को उठा करके पड़ोस में फेंक दूं, यहां से इधर फेंक दूं, अरे बोलो, तो क्या यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा? और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, ध्यान से समझना, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बचेगा तो क्या आप ये कह सकते हो इट विल बी न्यूट्रल? अरे किसी पर नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, क्या बचा? न्यूट्रल बचा ना। इस पे कैसा चार्ज था? नेगेटिव। कैसा चार्ज था? 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन गया, इस पे कौन सा चार्ज आया? न्यूट्रल हो गया। ये कैसा हो गया? और जैसे ही इस एटम पे 2 इलेक्ट्रॉन आए बेटा, इस पे कौन सा चार्ज आ गया? अब एक बात सोचो, अगर मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को उठा करके इधर फेंक दूं, तो क्या हमारे पास इस पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2। इस पे कौन सा चार्ज? और ये कैसे बचेंगे? न्यूट्रल। कैसे बचेंगे? और अगर इन दोनों के बीच में मैं क्या बना दूं? बॉन्ड। क्या बना दूं? तो पहली वाली फोटो क्या कह रही थी, बोलो? फर्स्ट फोटो कह रही थी कि कार्बन जो है वो 2 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, और इसके बाद बेटा अगला वाला जो कार्बन है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? एक डबल बॉन्ड। और बेटा जो अगला वाला कार्बन है उस पर क्या है बेटा? हमारे पास एक लोन पेयर है। अरे समझे क्या? ऐसी स्टेट थी। इस वाली फोटो में हमें क्या नजर आ रहा है कि इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है बेटा? 2। और अगले वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 1। इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2। और इन दोनों के बीच में क्या है? एक डबल बॉन्ड। क्या है इन दोनों के बीच में? एक। और पहले बॉन्ड किसके बीच में था? इधर। अब इस पे कौन सा चार्ज आ गया? और अगर इन दोनों को हम लोग पास लेके चले जाएं तो ये कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे किसी मॉलिक्यूल के। अरे ये क्या बन जाएंगे? किसी मॉलिक्यूल के कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। समझ में आया? अरे बोलो, तो हमें क्या बात नजर आई? ध्यान से देखना, हमें ये बात नजर आई कि कहीं पर अगर डबल बॉन्ड है, क्या है बेटा? और उसके बाद नेक्स्ट एटम के पास लोन पेयर है, क्या है बेटा? ये। तो बेटा उस केस में हमारे पास इसकी जो फोटो बनेगी, लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? एक डबल बॉन्ड। अरे बोलो, समझ में आया? पहली कंडीशन कौन सी थी? पाई सिंगल वैकेंट। दूसरी कंडीशन कौन सी है? पाई सिंगल। अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बड़ा समझ में आने लगा? अरे बोलो,
अगर आपको 50-60% ये स्ट्रक्चर आप समझ में आने लगे हैं तो आपको बाय प्रैक्टिस ये 100% आ जाएंगे। समझ आ रही बात? ध्यान से देखिए, ये रहा एक और एग्जांपल जिसमें पाई सिंगल लोन पेयर की सिचुएशन है। एग्जांपल नंबर 2, मुझको बताओ क्या यहां CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर बेटा OH लिखा है, क्या आप लोगों को लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं? ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर होते कि नहीं होते? भाई ऑक्सीजन कितने लोन पेयर कंटेन करता है? 2 लोन पेयर। अरे बोलो, दिखाई दे रहा है ना इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर? अरे मन की आंखों से देखो, क्या दिखाई दे रहा है लोन पेयर? इसके पास 2 लोन पेयर है ना, एक ये रहा एक ये रहा। अरे भाई ऑक्सीजन जो हमारे पास जब 2 बॉन्ड बनाता है तो कितने लोन पेयर लेके आता है? क्योंकि उसके पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 में से 2 बॉन्ड में चले गए तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या जाएगा? 2। क्लियर है ना? तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो क्या इसमें ये कंडीशन दिखाई दे रही है? इट इज द पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं लाइक दिस, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन और अगला कार्बन, इसके पास पे क्या है बेटा? सॉरी, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास क्या है बेटा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास बेटा हमारे पास इधर हाइड्रोजन और एक लोन पेयर ये रहा। ठीक है भाई, समझेंगे सारी बात। देखो बाकी इन दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसके पास इस ऑर्बिटल में एक लोन पेयर पड़ा हुआ है। अरे बोलो, अरे भाई इसकी अगर मैं और फोटोज बताऊं, देखिए इसकी एक फोटो ये आई, एक फोटो ये आ गई। ठीक है भाई, समझना, देखना ये अपने पास, इसको थोड़ा और शिफ्ट करते हैं। चलो मुझको बताओ एक बात, क्या आप लोगों को ये बात नजर आ रही है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये दोनों आपस में पाई बॉन्ड बनाए बैठे हैं और इसके पास क्या है बेटा? हमारे पास एक लोन पेयर, मतलब न्यूट्रल स्टेट में। अरे बोलो, अब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाने वाला, क्योंकि ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। क्या इधर से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके इस तरफ फेंकूं तो बेटा कौन सी स्टेट आएगी? बोलो कौन सी स्टेट आएगी? इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा और इस पे कितने लोन पेयर, मतलब कितने लोन पेयर हो गए? 1। और इस पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे? केवल। अरे समझे क्या? अगर मैं यहां से इस वाले इलेक्ट्रॉन को उठा के इधर फेंक दूं तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इस पे कौन सा चार्ज? ये क्या हो गया? न्यूट्रल। कैसा हो गया ये? और जैसे ये न्यूट्रल हुआ, क्या बेटा इन दोनों एटम्स के बीच में, क्या इन दोनों एटम्स के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा? अरे बोलो, इनिशियली क्या था? इनिशियली बोलो भाई, इनिशियली क्या था? इनिशियली था हमारे पास कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, और फिर बेटा हमारे पास इनके बीच में क्या था? एक डबल बॉन्ड। इस ऑक्सीजन के पास क्या था बेटा? लोन पेयर। क्या था? एक लोन पेयर, और यहां पर एक लोन पेयर था। समझ गए ना? फिर आगे चल के बेटा इसका एक स्ट्रक्चर बना। क्या बना? यहां कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास क्या आ गया? एक नेगेटिव। और ये जो पड़ोस वाला कार्बन है, क्या बेटा हमारे पास इसके ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना बैठा है, जबकि बेटा यहां पर हमारे पास एक लोन पेयर है। और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? क्यों आएगा पॉजिटिव? ये कैसी स्टेट में? न्यूट्रल। इसका इलेक्ट्रॉन जैसे गया, इस पे कौन सा चार्ज आ गया? इस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? अरे समझे? और अगर इन दोनों स्ट्रक्चर को पास पास ले आए तो ये किसी मॉलिक्यूल के कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। ये मतलब समझना, मतलब ये है कि अगर ऐसा दिया हुआ है कि जहां पर ए डबल बॉन्ड बी और इसके पास है लोन पेयर, क्या है बेटा ये? तो उस केस में इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये लोन पेयर वाला एटम इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा, और जो हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ए के पास आ जाएगा नेगेटिव, और बी और सी जो है बॉन्ड बना लेंगे, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। बात क्लियर? अरे बोलो, अभी 2 कंडीशन समझी? कौन कौन सी? पाई सिंगल वैकेंट और पाई सिंगल लोन पेयर। पाई सिंगल वैकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर। समझ में आया? क्या अगर हमारे पास पाई सिंगल वैकेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन जाएगा वैकेंट की साइड, बट अगर पाई सिंगल लोन पेयर होगा तो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की तरफ से दूसरी तरफ जाएगा। अरे बोलो, क्लियर हुआ पॉइंट? जैसे एग्जांपल नंबर 3 इसका आपको बताना है इस केस में। हाँ भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और यहां पर CH2 नेगेटिव। चलो क्लास, क्या आप लोगों को इस स्ट्रक्चर में एक फोटो नजर आ रही है दैट इज पाई सिंगल लोन पेयर की? अरे बोलो,
और जैसे ये फोटो दिखी तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां से इसका इलेक्ट्रॉन एक इसके पास आएगा और इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा, तो बताइए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, बोलो। स्ट्रक्चर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और इस वाले एटम पे कौन सा चार्ज, क्या बेटा फिर से हमें दिखाई दे रहा है दिस पाई सिंगल लोन पेयर। और जैसे बेटा ये पाई सिंगल लोन पेयर वाली कंडीशन दिखाई दी, तो अगेन अगर बेटा हम लोग सेम सिस्टम लगाए, इलेक्ट्रॉन इससे इसके पास, इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो अपने पास कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा बताओ। इस वाले एटम पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड, फिर आगे हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2। समझ गए, मतलब यहां से आप इधर, इधर से इधर और वापस भी चल सकते हो। अरे बात समझे, देखो पाई सिंगल लोन पेयर, फिर से क्या बन जाएगा ये, इसको आगे इधर ले जाओ। अरे आई बात समझ में, पहली कंडीशन बोलो पाई सिंगल वैकेंट, दूसरी कंडीशन पाई सिंगल। तो क्या हम लोग इस वाले स्ट्रक्चर में बता सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे अगर बेंजीन के ऊपर, अगर बेंजीन के ऊपर CH2 नेगेटिव हो, टोटल नंबर ऑफ कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बोलो कितने बन सकते हैं, बताओ भाई, कितने स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं, बोलो इसमें आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितने नजर आ रहे हैं, बोलो भाई, कितने सोच पा रहे हैं आप, 5, एक ने 4 बोला, एक ने 5, चलिए 5वें तक अपन देखते हैं 5वें तक पहुंच पा रहे कि, चलो भाई देखो, बताओ भाई, एक बात बताओ, इस पे कौन सा चार्ज था, पहले वाले में बेटा चार्ज किस पे है, कार्बन पे क्या है नेगेटिव, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, ये सब एक दूसरे के स्ट्रक्चर, कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल के बनेंगे। चलिए मुझको बताओ बेटा, क्या यहां दिखाई दे रहा है पाई सिंगल लोन पेयर, अरे बोलो दिस इज पाई सिंगल, और जैसे ये दिखाई दिया तो क्या बेटा ये जो लोन पेयर वाला एटम है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको इधर से इधर देगा, इस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, इनके बीच में क्या आ जाएगा, और आगे फर्दर जो था जैसा था वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अरे बोलो, क्या बेटा हमें इसमें फिर से एक कंडीशन दिखाई दे रही है, दैट इज पाई सिंगल लोन पेयर, बात क्लियर, एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव चार्ज, अरे समझे। और जैसे ये पाई सिंगल लोन पेयर मिला तो बेटा अगर मैं यहां से इस इलेक्ट्रॉन को इसके पास और बेटा यहां से इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास दे दूं, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, इस पे कौन सा बॉन्ड आएगा, और बाकी जो बॉन्ड जैसे थे वो वैसे ही रहेंगे, मतलब ये बॉन्ड ऐसा ही रहेगा, ये बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। क्लियर है क्या, अरे बोलो, अब क्या हमें फिर से दिखाई दे रहा है पाई सिंगल लोन पेयर, और अगर मैं इसको फर्दर आगे बढ़ाऊं, ध्यान से समझना, तो क्या ये नेगेटिव यहां से इधर इस कार्बन पे, और बेटा नेगेटिव फाइनली इधर आ जाएगा, और डबल बॉन्ड कहां आ जाएगा, इधर, और जो जैसे बॉन्ड थे वो वैसे ही रहेंगे, मतलब ये डबल बॉन्ड अपनी जगह वहीं का वहीं, और ये वाला डबल बॉन्ड वहीं का वहीं। क्लियर है, क्या फर्दर दिखाई दे रहा है इसमें, अरे बोलो भाई, क्या हम इसमें कह सकते हैं दिस इज पाई सिंगल लोन पेयर, मतलब ये लोन पेयर वाला जो एटम है बेटा इस कार्बन पे जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, यहां कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और जो बाकी के बॉन्ड है बेटा वो एज इट इज रहेंगे, मतलब एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर। अरे देख लो, ये बन गया इसके स्ट्रक्चर, आया समझ में, क्या आप लोगों को ये कंडीशन समझ में आ गई, पहली कंडीशन क्या हुआ बेटा, ये सेम लग रहा है पहले, डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई, वेरी गुड। अरे बोलो, डबल बॉन्ड की पोजीशन ऑल्टरनेट हो गई ना, और हम जानते हैं दो बेंजीन के दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक ये अलग है, ये अलग है। अरे बोलो भाई, ये दो कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है बेंजीन के, समझ गए ना, इसलिए एक बार फोटो में ये आया, एक बार वो आया। क्लियर है, अरे समझे, कॉन्जुगेशन की कितनी शर्तें होती हैं, टोटल 6, कितनी बेटा, पहली कंडीशन पाई सिंगल वैकेंट, दूसरी कंडीशन पाई सिंगल, तीसरी कंडीशन होती है पाई सिंगल फ्री रेडिकल, पाई सिंगल, चौथी कंडीशन होती है पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई, पाई सिंगल पाई। अरे बोलो, टोटल कितनी कंडीशंस, 6। वैलिडिटी के लिए क्या दिमाग में सेट करना है, वैलेंसी चेंज होना, कार्बन की वैलेंसी कभी 5 होने वाली, वैलिड वैलेंसी लिखेंगे, मतलब कार्बन एक वैलेंसी दिखाएगा, 2 दिखाएगा, 3 दिखाएगा, 4 दिखाएगा, पर 5 दिखाने वाला। इसी तरीके से दूसरा क्या पॉइंट बताया था, नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बदलने वाली नहीं है। और एक पॉइंट मैंने क्या बताया था आपको, पोजीशन ऑफ एटम मस्ट नॉट बी चेंज, पोजीशन ऑफ एटम बदलना, और कहीं पर प्लस माइनस वाली स्टेट डेवलप हो रही होगी तो उसको काउंटिंग में लेना। बट अगर हमसे पूछा जाए क्या ये वैलिड है, तो हमारा आंसर होगा हाँ ये वैलिड
बट वो काउंटिंग में आने वाला, समझ गए ना। चलिए तो फिर अपन इसी में आगे बढ़ेंगे रिगार्डिंग कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके बेटा।